हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीजीएल प्री 2024 का सेट नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर में एम एन और एस क्रमशः भुजाओं पी क्यू पी आर और क्यू आर के मध्य बिंदु हैं। यदि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 46 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो चतुर्भुज एम एन आर क्यू का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो एक त्रिभुज पी क्यू आर की बात कर रहा है, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया पी क्यू आर। ये पी हो गया इसका पॉइंट, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। अब क्या कह रहा है हमसे, एम एन और एस क्रमशः भुजाओं पी क्यू, यानी कि एम पी क्यू का मध्य बिंदु है। पी कौन से यहाँ पर, यानी कि इसका मध्य बिंदु क्या है, एम। एन किसका मध्य बिंदु है, एन है पी आर का। पी आर कौन से, ये यानी कि ये है एन। और एस किसका है, एस है क्यू आर का, एस है क्यू आर का मध्य बिंदु है। यदि पी क्यू आर का क्षेत्रफल 46 सेंटीमीटर, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे क्या पूछा, चतुर्भुज एम एन आर क्यू का क्षेत्रफल, एम एन आर क्यू, यानी कि इन तीनों को हमें मिलाना होगा। अब देखिए, यदि ये सबके मध्य बिंदु हैं, यानी कि मध्य बिंदु तो ये सभी त्रिभुज जो होंगे बराबर बराबर हिस्से में बढ़ जाएंगे, यानी कि सभी का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ से पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि मैं देखूँ तो कितना होगा, 1 1 1 4 यूनिट, यानी कि 4 किसके बराबर है, 46 सेंटीमीटर स्क्वायर के। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है चतुर्भुज एम एन आर क्यू का क्षेत्रफल। एम एन आर क्यू में क्या क्या आ रहा है, एम एन आर क्यू में आ रहा है 2, एक ये वाला एक ये वाला एक। हमारे पास 4 की वैल्यू है 46, हमें 2 की निकालनी है, तो यहाँ से इसका आधा कर देता हूँ, इसका भी आधा कितना हो जाएगा, 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि चतुर्भुज एम एन आर क्यू का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 23। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, एक कर्मचारी के वेतन में पहले 25% की वृद्धि की जाती है, फिर इसे 12% घटा दिया जाता है। उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या है, ये हमें बताना है। तो इसे हम सक्सेसिव से कर सकते हैं, क्योंकि एक ही वेतन के ऊपर ये काम हो रहा है। तो 25% की वृद्धि हो रही है, यानी कि प्लस के 25, और फिर से 12% घटाए जा रहे हैं, यानी कि माइनस के 12। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा, 12 गुणा 25/100। यहाँ से देखिए 25 चौका 100 और 4 तिया 12। ये कितना है, 25 प्लस का, ये कितना हो जाएगा, 12 और 3 माइनस का 15। 25 में से 10 गए, प्लस का 10, यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है, 10% की वृद्धि। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित बार ग्राफ 2022 जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक एबीसी पत्रिका की प्रसार वृद्धि दर्शाता है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है अक्टूबर से दिसंबर के दौरान एक समान वृद्धि दर थी जिसका औसत डैश है, ये हमसे पूछ रहा है। तो अक्टूबर कहाँ है, अक्टूबर देखिए, अक्टूबर है यहाँ, और दिसंबर कहाँ है, यहाँ। ये कह रहा है यहाँ से यहाँ कुछ वृद्धि हुई, यहाँ से यहाँ कुछ वृद्धि हुई, दोनों तरफ इवन वृद्धि हुई। तो हमसे इसका एवरेज पूछ रहा है। अब एवरेज पूछ रहा है तो यहाँ मैं इस वाली वृद्धि को निकालूंगा और फिर इस वाली वृद्धि को निकालूंगा और दोनों को ऐड करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा। इससे बढ़िया मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक का गैप देख लेता हूँ कितना बड़ा, और उसे डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ कितना है, 211885 दिसंबर में, और अक्टूबर में कितना है, 200189। यहाँ पर मैं देखता हूँ कितना बढ़ गया, 15 में से 9 गए 6, यहाँ बचेगा 7, 17 में से 8 गए 9, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 1 गया 6, यहाँ पर 1 1, यानी कि इतनी वृद्धि हुई है 2 सालों में, 2 महीनों में, अक्टूबर से दिसंबर में। हमें इसका एवरेज निकालना है, तो यहाँ से मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, इतना वृद्धि हो गई। अब हमसे क्या कर रहा है, हमसे पूछ रहा है ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर देयर वाज एन इवन ग्रोथ रेट द एवरेज ऑफ विच इज, यानी कि परसेंटेज में हमें निकालना है, यानी कि इतनी की वृद्धि हुई है, किस पर हुई है, इतने पर ही तो वृद्धि हुई है, पहले इतनी थी हमारी। तो 200189 से डिवाइड कर देंगे, इनटू में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी परसेंटेज वृद्धि आ जाएगी। अब आप देखिए, या तो इसमें आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाइए, या आप इसे डायरेक्ट इससे डिवाइड करके देख लीजिए। 2584800। आप देखिए यहाँ पर है 2, यहाँ पर 5, लगभग 2 बार जाएगा, 2 2 दूनी 4 होता, क्योंकि 3 बार जाते तो 2 3 से ज़्यादा हो जाता। कितनी बार जाए, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 1 17, 2 1 2 और 1 3, यहाँ 2 0 आ जाएंगी, 2 दूनी 4। अब इसमें से घटाएंगे, कितना बचेगा, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 7 गए 2, 7 में से 3 गए 4, यहाँ 4 ही बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा, यहाँ पर 1। अब देखिए यहाँ पर कितना है, ये कितना बच रहा है। अब यहाँ पर पॉइंट लगाकर 1 0 बढ़ानी पड़ेगी। अब आप देखिए यहाँ पर कितना है, 18 और यहाँ पर कितना है 9, यानी कि लगभग 9 बार जाएगा। अब ऑप्शन देखें अगर हम, तो 9 बार जा रहा है, यानी कि आप ऑप्शन में 9 बार है, यानी कि एक बार हम 9 से चेक कर लेंगे। 9 9 81, हासिल 8, 9 8 72 और 8 80, हासिल 8, 9 1 9 8 17, हासिल 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0, 9 दूनी 18, यानी कि इससे कमी है।
यानी कि यही हमारा आंसर होगा, यानी कि कितनी परसेंटेज वृद्धि होगी, 1 पॉइंट तक हमें निकालना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पाइप ए आमतौर पर एक टैंक को 6 घंटे में भरता है, लेकिन टैंक के नीचे रिसाव होने के कारण टैंक को भरने में 2 घंटे अतिरिक्त समय लगता है। यदि टैंक भरा हुआ है तो रिसाव के कारण खाली होने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछ रहा है। एक पाइप है ए जो कि कितना टाइम ले रहा है, जब वो अकेला चलता है 6 घंटे में भरता है। ये इनलेट पाइप है, यानी कि पानी अंदर डालता है। अब क्या कह रहा है, लेकिन टैंक के नीचे रिसाव होने के कारण टैंक को भरने में 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगता है। यानी कि अब समय कितना लगेगा, 8, क्योंकि 2 घंटे अतिरिक्त लग रहा है। अब एक देखिए आप, ऊपर से तो पानी डल रहा है, ये एक टंकी हो गई और यहाँ से पानी निकल रहा है, यानी कि 2 पाइप एक साथ काम कर रहे हैं, एक से आ रहा है एक से जा रहा है, यानी कि ए माइनस बी में से लिख सकता हूँ, क्योंकि ए से आ रहा है बी से जा रहा है। ये कितना टाइम ले रहे हैं, 8। यहाँ पर अगर मैं टैंक की क्षमता निकालूँ तो इनका एलसीएम मान लूँगा कितना, 24। यहाँ पर ए कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, ए की एफिशिएंसी 4 आ गई, और ए माइनस बी की कितनी आ जाएगी, 8 या 24। अब आप देखिए ए की 4 है तो बी की कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 आना है तो 1, यानी कि बी 1 निकाल रहा है। क्या कह रहा है हमसे, तो यदि टैंक भरा हुआ है तो रिसाव होने के कारण खाली होने में कितना समय लगेगा। रिसाव वाला पाइप कितना निकाल रहा है, 1 निकाल रहा है। टैंक भरा हुआ कितना होना चाहिए, पूरा 24 बट 1, यानी कि कितने घंटे लगेंगे, 24 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो आप देखिए इसको भी आप क्या बना सकते हैं, इसको देखिए, इसका आप क्या बना सकते हैं, इसको आप बना सकते हैं सेक, कितना बना देंगे इसे, सेक 34, क्योंकि ये क्या है, कोशक। मैंने आपसे बताया था कि कोशक किस में बदलता है, कोशक चेंज होता है सेक में, कोट चेंज होता है टेन में, और साइन चेंज होता है कोस में, और ये इन्वर्स भी है, यानी कि सेक इसमें भी कोशक में चेंज होगा, टेन कोट में चेंज होगा, और कोस साइन में चेंज होगा। कब, जब इनके साथ 90 माइनस थीटा लिखा हुआ हो। तो कोशक 56 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोशक 56 को मैं ये लिख सकता हूँ, कोशक 90 माइनस 34। यहाँ पर अगर कोशक 90 माइनस 34 लिख दिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेक 34 में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सेक 34 हो गया, ये कोस 34 है। यहाँ पर ये कट कर क्या दे देगा ये, क्योंकि ये 1 कोस हो जाएगा, कोस से कोस कट जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस 1 इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 0। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्न तालिका 2016 से 20 तक 5 निर्माताओं की कारों की बिक्री दर्शाती है। सभी आंकड़े सैकड़ों में है। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है वर्ष 2016 से 19 के दौरान, यानी कि 16, 17, 18, 19, हमें 4 वर्षों का ही देखना है, 20 को हमें स्किप करना है। M2 की कुल बिक्री संख्या और निर्माता M4 की कुल बिक्री संख्या के बीच का अंतर हमसे पूछा है। M2 है ये रहा, M4 है ये रहा, इन दोनों की बिक्री का अंतर पूछा है 16 से 19 के बीच में। तो यदि मैं 16 में देखूँ कितना अंतर है, M4 प्लस 400 है, M4 जो है वो कितना है, प्लस 400। और 17 में देखूँ, 17 में भी प्लस 400 है, 18 में भी प्लस 400 है, और 19 में भी प्लस 400 है, यानी कि 4 ईयर में 400 ज़्यादा है, यानी कि 4 चौक 16, यानी कि टोटल 16,000 ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कितना ज़्यादा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 16,000 ज़्यादा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये हमें दे रखा है, हमसे पूछा है उसने किस विषय में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 4 हैं, और अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन को चेक करेंगे तो वहाँ हमें 5 चेक करने पड़ेंगे, लेकिन ऑप्शन हमारे पास 4 है तो हम 4 को चेक करेंगे। पहले गणित चेक करते हैं, गणित में कितने आए उसे, यदि उसके 90 आए हैं, 125 में से 90 आए हैं, तो अगर मैं 100 में पता कर लूँ तो परसेंटेज मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगा। परसेंटेज में हमें निकालना है कि किसने सबसे ज़्यादा प्राप्त किए। तो यहाँ पर अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूँ 25, यहाँ पर 18, अब 4 से गुणा कर दूंगा तो 100 में इसने कितने प्राप्त किए, 72, यानी कि गणित में कितने प्राप्त किए उसने, 72%। आईटी में उन्होंने 60 में से 45 प्राप्त किए हैं, 15 चौका 60, 15 तिया 45, 25 चौका 100, 25 तिया 75, यानी कि आईटी में कितने प्राप्त किए हैं, 75%। अंग्रेजी कहाँ है, अंग्रेजी ये रहा, 100 में से 73 प्राप्त किए हैं, यानी कि सीधे सीधे 73% अंक प्राप्त किए हैं। हिंदी में कितने किए हैं, हिंदी में उसने 80 में से 56 प्राप्त किए हैं। तो यदि मैं इसे डिवाइड कर दूँ 4 से, यहाँ पर 14 आ जाएगा, और 5 से गुणा कर दूँ तो 14 पंजे 70, यानी कि इसने 70% अंक प्राप्त किए हैं। सबसे ज़्यादा कितने प्राप्त किए, सबसे ज़्यादा 75% अंक प्राप्त किए किसने, आईटी ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा आईटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 7% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर से 8400 रुपये को 11,928 होने में कितना वर्ष लगेगा। तो यहाँ पर देखिए आर की डेफिनेशन क्या होती है, अगर मैं रेट की डेफिनेशन पूछूँ तो वो होती है 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज जो होता है वही R% होती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8400 रुपये पर 7% की दर से मान लिया टी साल में कितना ब्याज मिल रहा है। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, इसको इसमें से डिवाइड कर दूंगा, कितना ब्याज मिल रहा है, 8
2, 9 में से 4 गए 5, 11 में से 8 गए 3, इतना ब्याज मिल रहा है। यदि मैं इसे 100 रुपये पर और 1% में निकाल दूँ तो मेरे पास टाइम आ जाएगा। तो इसे 100 रुपये बनाने के लिए 84 से इधर डिवाइड कर दूंगा, इधर भी कर दूंगा, तो कितना बचेगा 100, और 84 इसके डिवाइड में चला जाएगा। और यहाँ पर 1% बनाने के लिए 7 को भी नीचे भेज रहा हूँ, यानी कि 7/84 से यहाँ मुझे डिवाइड करना होगा। मैं पहले से 7 से डिवाइड कर लेता हूँ, ये क्या 1% आ जाएगा कितने सालों में, यहाँ पर 1 साल आ जाएगा। अब 7 पंजे 35, 0 7 चौक 28। अब यहाँ पर इसे देखिए आप 12 से डिवाइड कर लीजिए, 12 7 84, 12 चौक 48, हाँ 2 बचा, 12 दूनी 24, 7 6 42, यानी कि 100 रुपये पर 1% से यहाँ पर क्या आ रहा है 6, यानी कि ये क्या हो जाएगा टाइम, यानी कि ये क्या है 6 ईयर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। हमें 6 ईयर चाहिए 8400 को 11,928 रुपये बनाने के लिए। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक विकर्ण 4.8 मीटर लंबा है। आप देखिए वर्ग की बात हो रही है यहाँ, और वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। एक विकर्ण 4.8 है तो दूसरा भी 4.8 होगा। और यदि हमें किसी भी चतुर्भुज के 2 विकर्ण दिए हों तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, उसका एरिया निकालने के लिए एक और फॉर्मूला होता है हाफ d1 इंटू d2। अब यहाँ पर देखिए हाफ d1 कितना है 4.8, और d2 भी यही होगा 4.8। यहाँ पर इससे आप डिवाइड करेंगे तो 2.4। अब आप देखिए जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पॉइंट के बाद पॉइंट, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा। अब ऐसा एक ऑप्शन है जिसमें 2 अंकों के बाद पॉइंट है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कह रहा है हमसे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से और 5 से दोनों से विभाज्य है। तो 2 से विभाज्य होने के लिए एंड में इवन नंबर होना चाहिए। पहले देख लेते हैं इवन नंबर किस में नहीं है। इसमें 0 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, यानी कि ये डिवाइड नहीं होने का, इसमें 4 है। अब 5 से डिवाइड होने के लिए एंड में या तो 0 होना चाहिए या 5। अब इन 3 ऑप्शन में से देख लेते हैं किस में 0 आ रहा है या 5 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में पीछे 0 आ रहा है, ये हो सकता है। 2 में, ऑप्शन नंबर 2 में एंड में 2 आ रहा है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए लास्ट डिजिट। यहाँ पर 4 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, यानी कि एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, 7 सही 1/5 और 245 के मध्य अनुपाती को एक सम अभाज्य संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त क्षेत्रफल क्या कीजिए, हमसे पूछ रहा है। सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है आपको पता है। ऐसी एक ही अभाज्य संख्या है जो सम है 2, यानी कि कह रहा है इन दोनों के मध्य अनुपाती को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रिमाइंडर बचेगा, क्या भागफल आ गया, ये हमें बताइए। तो इन दोनों का मध्य अनुपाती निकाल लेते हैं। मध्य अनुपाती कैसे निकलेगा, पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 पंजे 35 और 1 36/5 हो जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इनका रूट ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास मध्य अनुपाती हो जाएगा। अब आप इसे 5 से डिवाइड करिए, 5 चौक 20, यहाँ कितना बचेगा 5 9 45। ये 36, 6 इसका 36 का बाहर आ जाएगा 6 और 49 का 7, यानी कि 7 6 7 42 हो जाएगा। अब इसे 2 से डिवाइड करना है तो कितना भागफल आ जाएगा 21, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। पहले 4/3 ऑफ का मतलब इंटू होता है, सब 26 + 4 कितने हो जाएंगे 30, माइनस 11 × 33 और 2 35/3। इस 3 से 30 को काट देंगे 10 बार, यहाँ क्या हो जाएगा 10 चौक 40 माइनस 35/3। अब इसे सोल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3 और 4 × 12, यानी कि 120 में से आपके 35 जाएंगे तो 85 बचेगा। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा ये सोल्व करना है हमें। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, 1020 को 85 से भाग लगाएंगे और 3 के ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 17 × 102, 17 पंजे 85, 5 से 60 को काटेंगे 12 बार, 12 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 36, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:144 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, हमसे पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब हमें एरिया का अनुपात दिया हुआ है तो भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा 5:12। इनका अंडर रूट ले देंगे, सिर्फ यही हो जाएगा, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 डायमेंशनल, और 2 डायमेंशनल हमें 25:144 दिया है। तो जब हम 1 डायमेंशनल की ओर आएंगे तो इनका रूट निकाल देंगे, हम अंडर रूट निकाल देंगे 5:12। यदि हमें 1 डायमेंशनल में से कोई भी एक चीज़ दी हुई होती और हमसे एरिया का रेशियो पूछता तो हम उसका स्क्वायर कर देते। जैसे यदि हमें इनकी भुजाओं का अनुपात दे देता 5:12, या एल्टीट्यूड का दे देता, या मीडियंस का दे देता, इनकी साइड का दे देता, तो वहाँ से हमसे अगर एरिया का रेशियो पूछता तो हम उसका स्क्वायर करके उसका रेशियो का, उसके एरिया का रेशियो बता देते हैं, क्योंकि 1 डायमेंशनल चीज़ों में सारी चीज़ों का रेशियो सेम होता है जब त्रिभुज सिमिलर हो। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि 5 अलग अलग कंपनियों PQRSOT प्लास्टिक और लकड़ी के बल्ले बनाती है। इन बल्लों को ब्रांड ए और ब्रांड
बी के रूप में लेबल किया जाता है। दी गई तालिका प्रत्येक कंपनी द्वारा निर्मित कुल बल्लों के प्रतिशत के रूप में लकड़ी के बल्लों की संख्या को दर्शाती है। यह ब्रांड ए और ब्रांड बी के रूप में लेबल किए गए प्लास्टिक बल्लों के अनुपात को भी दर्शाती है। प्रत्येक कंपनी 1 लाख बल्ले बनाती है। तालिका के ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सभी कंपनियों को मिलाकर ब्रांड ए के कितने प्लास्टिक बल्ले बनाए गए, ये हमसे पूछ रहा है। तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है वुडन बैट्स का परसेंटेज, और टोटल 100% होता है। और 2 ही तरीके के वो बैट्स बना रहे हैं, एक वुडन बैट्स और एक प्लास्टिक बैट्स। जब 65% पी ने वुडन बैट्स बनाए तो प्लास्टिक कितने बचे? 35%। ऐसी क्यू ने कितने बनाए प्लास्टिक? 30%। आर ने 40%, एस ने 30% और टी ने 50%। बस टोटल 1 लाख बना रहा है हर कोई। पी ने 1 लाख में से 35% बनाए हैं प्लास्टिक के बैट्स। तो मैं पी के निकालता हूँ प्लास्टिक के बैट्स, कितने आ जाएंगे 1 लाख का 35%? 35,000। और हमें ब्रांड बी के निकालने हैं, और प्लास्टिक के बैग का जो रेशियो है वो भी यही होगा, वो हमें इसमें मेंशन कर दिया गया है। ये रहा यहाँ पर किए गए प्लास्टिक बल्लों के अनुपात को भी दर्शाती है। ब्रांड ए और ब्रांड बी के रूप में लेबल किए गए, यानी कि यहाँ पर ब्रांड बी कितने हैं? 7, यानी कि मुझे 7 निकालना है। टोटल कितना? 7 और 3 10। ये आ गए मेरे ब्रांड बी के प्लास्टिक के बैट पी के। ऐसे में क्यों के निकालता हूँ, क्यों के कैसे कितने आ जाएंगे? 30%, 1 लाख का 30,000। और ब्रांड बी के कितने बना रहा है? 8, 8 और 7 टोटल 15 में से। ऐसे में पी क्यू आर के निकालता हूँ, आर कितने बना रहा है? 40%, यानी कि 40,000। और टोटल मुझे 6 निकालने हैं क्योंकि ब्रांड बी के 6 बना रहा है, और टोटल 25, 19 और 6 25 में से आर। और मैं एस के निकालता हूँ 30%, यानी कि 30,000 बल्ले बना रहा है प्लास्टिक के, उसमें से 8 बना रहा है, टोटल 15 में से ब्रांड बी के। अब मैं टी के निकालता हूँ वैसे ही 50%, यानी कि 50,000। 50,000 में से वो 3 बना रहा है ब्रांड बी के, टोटल 2 और 3 5 में से। बस अब इन सब की वैल्यूज निकाल कर उनको ऐड कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। यहाँ निकालता हूँ मैं, यहाँ कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएंगी, यहाँ पर 0, 7 पंजे 35, हासिल 3, 7 या 21 और 7 या 21 और 3 24, ये आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर मैं निकालता हूँ तो 15 दूनी 30, 8 दूनी 16, यहाँ पर आ जाएगा 16,000। यहाँ पर मैं निकालता हूँ तो 25 चौका 100, 4 चौक 16 चौका 96, यहाँ पर आ जाएंगे 9600 बराबर। यहाँ निकालता हूँ तो 15 दूनी 30, 8 दूनी 16,000, यहाँ पर निकालूंगा तो 30,000 आ जाएगा। अब बस इन सबको मुझे ऐड करना है और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यही हमने ब्रांड बी के बल्लों की संख्या निकाल लिया है। तो चलिए सबको ऐड करता हूँ। एंड में 2 जीरो तो सबके आ रही हैं, 2 जीरो मैंने ऐसे लिख दी। अब मैं थर्ड प्लेस की डिजिट को ऐड करता हूँ, 6 + 0 6, यहाँ पर भी 0 है, 6 आएगा अभी तक, 6 5 11, यहाँ भी 0 है, 6 5 11, 11 का 1 हासिल 1, 9 और 6 15, 15 यहाँ पर 0 है, 15 और 4 19, 19 6 25 हासिल का 1 26 हासिल। अब कितने रह गए? 2। अब लास्ट डिजिट को ऐड करता हूँ, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 1 7, 7 और 2 मेरे हासिल के 7 और 2 9, यानी कि ये मेरे टोटल ब्रांड बी के बैट्स आ गए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमसे निकलवा रहा है 50 और 76 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं का औसत हमें बताना है। तो चलिए डायरेक्ट इसके बीच देख लेते हैं। क्या 51 है अभाज्य संख्या? नहीं है, क्योंकि 3 से और 17 से डिवाइड होती है। 53 है? 53 है। 55 नहीं है। 57 भी नहीं है, क्योंकि 19 और 3 से डिवाइड होती है। 59 है। 61 है। 63 नहीं है। 65 नहीं है। 67 है। 69 नहीं है। 71 है और 73 है, यानी कि 6 मेरी डिजिट्स हैं जो 50 और 76 के बीच अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो या तो खुद से कटें या फिर 1 से कटें। अब इसका एवरेज निकालने के लिए 6 संख्याएं हैं, तो इन सबको ऐड करूंगा और 6 से भाग कर दूंगा, क्या आ जाएगा मेरा? एवरेज। अब मैं अगर यदि इन सब का सम करूंगा और 6 की उधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा? एवरेज इंटू 6 बराबर इन सब का सम। अब एवरेज यदि मैं कोई भी एक ऑप्शन में से उठा के देखूँ और उसका यूनिट डिजिट चेक करूँ, यदि यहाँ पर यूनिट डिजिट यदि मैं 6 वाला ले लूँ तो 6 × 36, यहाँ पर 6 आएगा यूनिट डिजिट, यहाँ पर 0, 6 दूनी 12, यहाँ पर 2, 6 चौक 24, यहाँ पर 4। अब इन सब में मैं इन सब की यूनिट डिजिट चेक कर लेता हूँ ऐड करके कि 4 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 2 आ रहा है या 4 आ रहा है। यहाँ पर 9 और 3 12, 12 में 2, 2 और 1 3, 3 और 7 10 0, यहाँ पर 1, 1 + 3 4, यानी कि 4 यूनिट डिजिट आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 मेरा आंसर होगा। बाकी आप इन सबको ऐड करके 6 से डिवाइड भी कर सकते हैं, आंसर वैसे भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इन्हें ट्राइंगल ABC, द एंगल ABC बराबर 90 डिग्री। एक त्रिभुज में 3 एंगल होते हैं ABC, B मुझे दे दिया कितना है? 90 डिग्री। साइन A बराबर 1/2 दे रखा है, यानी कि A कितना होगा? 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 का मान 1/2 होता, यानी कि A कितना आ गया मेरे पास? 30 डिग्री। तो मेरे पास C कितना बचा? 60 डिग्री, क्योंकि
एंगल का सम कितना होगा 180। मुझसे क्या पूछा है कोस सी कितना है मेरा 60, यानी कि मुझसे पूछा है कोस 60 डिग्री। कोस 60 क्या होता है, वही जो साइन 30 होता है। साइन 30 कितना होता है 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। आप इसमें ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये देखिए ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, और नीचे क्या बन रहा है ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई दी हुई है प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसका मैं यदि ऊपर वाले का फॉर्मूला खोलूँ, मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन नीचे क्या दिया हुआ है मुझे ए स्क्वायर प्लस समथिंग गुना में प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो होगा ना वो डेफिनेटली 100% ए और बी का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 4.2 और 1.2 का मल्टीप्लाई ही यहाँ पर दिया हुआ होगा, तब ये आगे सोल्व कराएगा वो आपसे। तो यहाँ से ए कट जाता है, बचता क्या है सिर्फ ए माइनस बी, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 4.2 माइनस 1.2 बराबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हुए समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पर मुझे 2 इक्वेशन दी हुई हैं और पूछा है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें हमें चेक करना है कि इसके कैसे सॉल्यूशन है। इसके लिए हमारे पास जो है 3 कंडीशन बनती है, मैं तीनों कंडीशन आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। पहली कंडीशन क्या होती है, a1/a2 b1/b2 a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। दूसरी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। और तीसरी कंडीशन में लिखूँ तो तीसरी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अब यदि पहली कंडीशन हमारे पास बनती है तो इसमें क्या होता है, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि जो दोनों रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर समपाती होते हैं। बिल्कुल ऐसी ही होगी दूसरी रेखा भी, जैसे ये एक रेखा खींच दी मैंने तो दूसरी रेखा भी ऐसी ही होगी, इसके ऊपर सेम टू सेम लेंथ की। तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, क्योंकि हर बहुत सारे पॉइंटों पर काट रही है, हर पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी, तो उसमें बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरे में यदि हम देखें तो यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा इन रेखाओं का, क्योंकि ये दोनों लाइन जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। जब दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी तो वो कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, और काटेंगे नहीं तो वहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अब यदि तीसरी वाली कंडीशन हमारी बनती है तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन पॉसिबल होता है, यहाँ पर एक दो सॉल्यूशन पॉसिबल होता है, और दो लाइनें होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तभी एक सॉल्यूशन निकलता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर कौन सी कंडीशन इनमें से बन रही है, चेक करेंगे। a1/a2 b1/b2 और c1/c2। c1 क्या है यहाँ पर 1.7 और c2 क्या है 3.4। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर 4/3, यहाँ पर भी 4/3, यानी कि ये दोनों इक्वल आ गए। यहाँ क्या बन रहा है 1/2, यानी कि ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। इसका कौन सी कंडीशन बन रही है, दूसरे नंबर की कंडीशन बन रही है, यानी कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है, सिस्टम है फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन नहीं, यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये भी नहीं होगा। सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, ये है, ये हो सकता है हमारा आंसर। चौथा ऑप्शन चेक करते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, कोई एक यूनिक सॉल्यूशन थोड़ी होगा, नहीं, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है हमारी ये वाली कंडीशन से, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एस ने आर से कुछ धनराशि उधार ली और उसे 8% ब्याज देने का वादा किया। फिर एस ने उधार ली गई धनराशि को एक योजना में निवेश किया, जिस पर आर को ब्याज सहित मूलधन चुकाने के बाद उसे 5% का लाभ हुआ। यदि आर सीधे योजना में निवेश करता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है, ये पूछ रहा है। एस ने जो है वो आर से कुछ धनराशि उधार ली, ठीक है, कितने की रेट पर ली, 8% की रेट पर इसने पैसे उधार लिए एस ने आर से, और ब्याज का वादा दे रहा है 8%, ब्याज देने का वादा कर रहा है 8% की दर से। आगे क्या कह रहा है, फिर एस ने उधार ली गई धनराशि को एक योजना में निवेश कर दिया। अब इसने क्या करा, इसने जो ये धनराशि इससे उधार ली है, इसे एक दूसरी योजना में लगा दिया। यहाँ पर आर को ब्याज सहित मूलधन चुकाने के बाद जो यहाँ पर जो है इस योजना में उसे 5% का लाभ और हो रहा है। कब, जब उसने इससे जो आर से पैसा लिया था उस पर ये ब्याज भी चुका दिया और मूलधन भी चुका दिया, उसके बाद भी उसको 5% का लाभ हो रहा है। तो ये पूछा, यदि आर सीधे योजना में निवेश करता, यानी कि आर इसे ना देता, डायरेक्ट यहीं अपना सारा पैसा लगा देता, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता, देखिए यहाँ पर 8% का लाभ तो उसे यहाँ तक हो ही रहा था, इससे आगे एस को कितना लाभ हुआ है 5% का। तो यदि आर इसको एस को ना देकर डायरेक्ट यहीं दे देता तो उसे कितना लाभ होता, 8% का यहाँ और 5% का यहाँ, यानी कि टोटल कितने परसेंट का लाभ होता है उसे होता टोटल 13% का लाभ, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, इसे सोल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्क्वायर है, इंग्लिश में सही दिया हुआ है।
4/3 सीधा इसमें वैल्यू पुटिंग करनी है, वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें सबकी वैल्यू पता है। 4/3 इंटू में 10 स्क्वायर 60, 10 60 का मान होता है √3, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 कोस, इस कोस 30 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस 2, सेक 30 का मान होता है 2/√3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/3 माइनस 3/4, कोट 60 का मान क्या होता है जो 10 30 का होता है, 10 30 का होता है 1/√3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3। अब यहाँ पर देखिए नीचे क्या फॉर्मूला बनना है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला बन रहा है साइन ए माइनस बी का। ए क्या है यहाँ पर 60, बी क्या है 30, 60 माइनस 30 यानी कि 30, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, यानी कि यहाँ डिवाइड में क्या आ जाएगा इसके 1/2। अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर सबका मैं नीचे एलसीएम एक बार लिख लेता हूँ, 4 प्लस 3 3 9/4 माइनस 4 दूनी 8/3 माइनस यहाँ 3 से 3 कट जाएगा 1/4, और इस सबके डिवाइड में क्या चल रहा है 1/, इस सबके डिवाइड में चल रहा है 1/2। अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 4 3 12, यहाँ पर 12 चौक 48 हो जाएगा, यहाँ पर 9 3 27 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 चौक 12 यानी कि 8 चौक 32, यहाँ पर माइनस का 3 हो जाएगा। अभी भी इस सबके डिवाइड में जो है वो 1/2 चल ही रहा है। यहाँ पर अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 35, 35 में 27 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 8, इसमें से डिवाइड करेंगे तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 बच जाएगा, 48 माइनस 8/12। अब इसको 1/2 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 छिक्का कितना हो जाएगा 12। अब इसको सोल्व करते हैं तो 20/3 यानी कि 6 3 18 1/3, 6 सही 2/3, यानी कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होगा। तो इसमें से वैल्यू पुट करके जो भी हमें वो वैल्यूज पता है इनकी ट्रिग्नोमेट्री में, बस इसको सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, तो एंगल A बराबर 80 डिग्री है, तो B का मान क्या ज्ञात करना है। एक त्रिभुज दे दिया हमें ABC, AB बराबर AC यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, जब भुजा बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, और एक एंगल हमें दे दिया ये वाला 80 डिग्री, 80 डिग्री तीनों का जोड़ होता है 180 डिग्री, यानी और ये दोनों बराबर होंगे, तो ये दोनों क्या बचे, दोनों का जोड़ 100 बचा। अब दोनों बराबर होंगे तो यानी कि दोनों 50-50 होंगे। हमसे क्या पूछा है, एंगल B का मान, एंगल B होएगा यहाँ पर 50 डिग्री, और एंगल C भी 50 ही होता, C पूछता तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। अगला है एक बल्ले का क्रिया मूल्य उसके अंकित मूल्य का 75% है, 15% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत की गणना करनी है हमें। बल्ले का क्रिया मूल्य उसके अंकित मूल्य का 75% है, यदि MP हमारी 100 है तो CP कितनी बता रहा है, CP हमारी 75 है, क्योंकि 100 का 75% 75 होगा। 15% की छूट किस पर दी जाती है MP पर, 15% की इस पर डिस्काउंट दे देंगे तो कितना हो जाएगा SP 85% देने के बाद लाभ प्रतिशत, ये क्या हो गई हमारी SP। अब CP हमारी 75 है, SP 50 से कितने का लाभ हो रहा है 10 का, कितने पर 75 पर, क्योंकि CP पर लाभ होगा जब तक कि सवाल में मेंशन न करें कि SP पर लाभ हो रहा है। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या आ जाएगा 25 चौका 100, 25 या 75, ये 10 चौक 40/3, यानी कि क्या आ जाएगा 13.33%। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज RPQ सर्वांग सम है तो त्रिभुज ABC की वह भुजा जो PQ के संगत है वह है। अब देखिए जब दो त्रिभुज सर्वांग सम है यानी कि सभी चीज़ें बिल्कुल बराबर हैं, तो इसमें जैसे दो त्रिभुज हमें ABC और RPQ बराबर दिए हुए हैं, तो इसका मतलब होता है A बराबर होगा एंगल R के, एंगल B बराबर होगा एंगल P के, एंगल C बराबर होगा एंगल Q के। ऐसे ही भुजा AB बराबर होगी RP के, BC बराबर होगी PQ के, और AC बराबर होगी QR के। अब यहाँ पर कौन सी भुजा पूछा है हमसे, PQ किसके संगत होगी, PQ कौन सी है ये वाली, तो एक एंड में इसके एंड के दो वालों की बात कर रहे हैं, यानी कि इसके एंड के दो वालों की बात होगी, BC के बराबर होगी ये, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक चोर को एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी से देखता है, चोर भागना शुरू कर देता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं। 9 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर स्पीड इक्वल्स तो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या पूछा है मुझसे, उनके बीच की दूरी क्या होगी। पहले मैं यहाँ पर डिस्टेंस देख लेता हूँ, उन्होंने कितनी कवर की, क्या हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है अगर मैं देखूँ तो दोनों एक ही तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि जब एक तरफ भागेंगे जब भी वो पकड़ा जाएगा। चोर यहाँ भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे भाग रहा है, पुलिस की स्पीड हमेशा ज़्यादा होगी, कितनी दी है 11, चोर की कितनी दी है 10, क्योंकि अगर पुलिस की स्पीड चोर से ज़्यादा नहीं होगी तो चोर कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा, फिर पुलिस के पीछे भागने का फ़ायदा क्या। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों की स्पीड रिलेटिव स्पीड देखें तो माइनस हो जाएगी, यानी कि क्या आ जाएगा 11 - 10, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब इसे मीटर प्रति सेकंड में
कन्वर्ट करूँगा तो क्या आ जाएगा 5/18। ठीक है, यहाँ पर स्पीड कितनी आ गई हमारी 5/18। यहाँ पर स्पीड आ गई हमारी 5/18 इंटू टाइम कितना है, टाइम की बात कर रहा है वो 9 मिनट में, यानी कि इंटू 9 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ 60 से मल्टीप्लाई करके। 9 दूनी 18, 2 से इसे भाग कर दिया 30 बार। यहाँ पर कितना आ गया 3 पंजे 15, यानी कि 150 मीटर की डिस्टेंस उन्होंने कवर कर ली। अब क्या पूछा है हमसे, 9 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। 9 मिनट में उन्होंने 150 मीटर की दूरी कवर कर ली, जबकि उनके बीच की दूरी थी 200 मीटर की। 150 उन दोनों ने 9 मिनट में कवर कर ली। अब 9 मिनट हो गए, 150 कवर कर ली तो बची कितनी 50 मीटर, यानी कि अब दोनों के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर पुलिस है 50 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसको हमें सोल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए आप इसको ऐसे तो सोल्व करने वाले नहीं है कि इसका स्क्वायर खोल रहे हैं, इसका स्क्वायर खोल रहे हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उन्हें ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपको डिजिटल सम से इसको सोल्व करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। यहाँ पर देखिए मैं डिजिटल सम से सोल्व करता हूँ इसको। 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 का डिजिटल सम 2, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि यहाँ आ रहा है डिजिटल सम 4 प्लस यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 और 5 10, 1 आ जाएगा डिजिटल सम, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस यहाँ पर 5 और 5 10, 10 और 1 11, यानी कि 2 डिजिटल सम आ गया इंटू 5 और 5 10, यहाँ पर 1 आ जाएगा। टोटल डिजिटल सम कितना आ रहा है 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 डिजिटल सम आ रहा है। हम ऑप्शन देख लेते हैं किस में आ रहा है। यहाँ पर देखूँ मैं अगर 5 5 10 और 1 11 का डिजिटल सम 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ पर 5 और 5 10, 10 का डिजिटल सम 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है डिजिटल सम 3, यानी कि आंसर नहीं होगा। इसे देखें अगर हम 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 का डिजिटल सम 2 का क्यूब करेंगे तो 8 माइनस यहाँ पर 5 5 10 का डिजिटल सम 1, 1 की क्यूब करेंगे 1, 8 माइनस 1 7, यहाँ पर ये 7 आ रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन हो सकता है। आगे चेक करें यदि हम इसको, यहाँ पर डिजिटल सम 8 आ जाएगा, अभी ऊपर चेक करा है यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 8 और 1 9 आ रहा है, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। इसको चेक करें यदि हम 5 और 5 10, 10 और 1 11 का डिजिटल सम 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पर 1 आएगा, 4 और 1 5 डिजिटल सम आ रहा है, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें डिजिटल सम 7 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसे कैसे सोल्व कर सकते थे, 1.55 का स्क्वायर दिया हुआ है प्लस 0.55 का स्क्वायर दिया हुआ है प्लस 1.55 इंटू 0.55। आप देखिए ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये ए इंटू बी प्लस में। तो ऐसा किस में होता है, ऐसा एक फॉर्मूले में होता है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब में। क्या होता है वो, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये वाली चीज़ तो हमें दी हुई है, हमें ये वाली चीज़ नहीं पता। अब ये वाली चीज़ कैसे बन जाएगी, यदि मैं इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। देखिए एक क्या होगा, एक होगा यहाँ पर 1.55 माइनस 0.55, ये क्या हो जाएगा 1। अब मैं इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इससे मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, 1.55 माइनस 0.55 और इंटू में इसके ये वाली चीज़ है, तो ये क्या बन जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। और ऐसा हमें एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2। तो आप इसे ऐसे भी सोल्व कर सकते थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।